नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने सितंबर माह से शुरू की और अलग अलग राज्यों से होकर उनकी यात्रा निकल रही है। काफी काफिला भी उनके साथ में है और कई राज्यों को कवर करते हुए अब वे जो एंड करेंगे वो जम्मू कश्मीर में है। शायद 30 जनवरी को उनका एंड होना है इस यात्रा का। उसको लेकर भाजपा के कई घेरे में लिया हुआ है, भाजपा को कई सवालों में लिया हुआ है कि भाजपा के जो नीतियां रही, जो उनकी अब बेरोजगारी रही, कई सवाल राहुल गांधी उठाते हुए आए हैं। आज हम उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सन्नी शर्मा जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो भाजपा पर उन्होंने टारगेट किया उन पर उनका क्या कहना है। सर, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। धन्यवाद सबका। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं और अलग अलग स्टेट से होकर निकल रहे हैं, भाजपा को टारगेट ले रहे हैं। उनका भी हाल में एक बयान आया था कि जो हाफ निकर वाले हैं कोरवो का काम कर रहे हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो आज आप यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक की बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को उन्होंने टारगेट करते हुए बोली है बात। उनका कहना है कि वो कौरवों से उनको जोड़ा गया है। अगर वह कौरव हैं तो फिर आज के पांडव भी बता दीजिए। और अगर वह देश को जोड़ने की बात करने के लिए रैली निकाल रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत देश का सबसे बड़ा ही, मात्र भारत देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। भारत देश के अंदर जो स्वयंसेवक हैं वे भी इसी भारत के नागरिक हैं। जिस भारत को जोड़ने की वो बात कर रहे हैं वह भी उसी भारत देश के नागरिकों को, जिन्हें वे कौरव बता रहे हैं, वह क्या भारत के नागरिक नहीं रहे स्वयंसेवक के? और मैं मानता हूं, चलो उनकी बात को मान लेते हैं, बड़े नेता हैं, कामदार नेता नहीं है, नामदार नेता तो है। तो नामदार नेता ने कहा है तो कुछ सही कहा होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, फिर पांडव कौन है? क्या आप लोग स्वयं को पांडवों से तुलना कर सकते हैं? जिस समय जगह जगह कांग्रेस की सरकार, सबसे बड़ा शासन तो कांग्रेस का ही रहा होगा। और उस समय पे जब जिस प्रकार का चीड़हरण, अगर महाभारत काल की बात करें, होता था, तो उन पांडवों ने कितना रोकने का काम किया। वास्तव में वो लोग मात्र लोगों को बहकाने के लिए उलझुल बातें बोलने का काम राहुल जी कर रहे हैं। एक आरोप और लगाया उन्होंने कि भाजपा हमेशा दिलों में नफरत और देश को तोड़ने का काम करती है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उनके लिए अहम रखते हैं, हिंदू मुस्लिम में आप बांट कर देश को तोड़ने का कार्य करती है। देखिए, एक लंबा इन्होंने स्टेटमेंट दिया इस बारे में। अगर इस विषय को आप बड़ी गंभीरता से देखें और हम लोग इतिहास के पन्नों को पलट लें दोबारा, हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश को बांटना और तोड़ने का काम अगर किसी ने बड़े स्तर पर किया है तो वह मात्र एकमात्र पार्टी है कांग्रेस। क्योंकि 1947 के अंदर जब देश को इन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर, नेताओं ने बैठ करके 10 मीटर लंबी रेखा खींच करके भारत को दो टुकड़े में बांटने का काम किया था और पाकिस्तान को सांप्रदायिकता के आधार पर खड़ा किया था, तब कौन था जी? तब भारतीय जनता पार्टी थी क्या? या जिन लोगों को एक कोरा बता रहे हैं स्वयंसेवक थे क्या? उस समय पे कांग्रेस बहुमत की सरकार के साथ थी और बहुमत के सरकार होने के बावजूद अपने निर्णय से उन्होंने मात्र सांप्रदायिकता और हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश को बांटने का काम किया। बंगाल को काटने का काम इन्होंने किया, बांग्लादेश को अलग इन्होंने किया। हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले स्वयं के गिरवान में जरा झांक लीजिए राहुल जी, कि देश को तोड़ने का और सांप्रदायिकता को आधार मानते हुए देश को बांटने का, काटने का काम आपने किया है। हमने तो उस समय भी मना किया था, हम आज भी तोड़ने के विपक्ष में। हम तो आज भी अखंड भारत को संकल्प लेकर काम करते हैं। तो हम लोग तोड़ने के नहीं, हम लोग जोड़ने की बात। अच्छा, भाजपा भारत जोड़ो जो यात्रा है उसका विरोध क्यों कर रही है? हमने कहाँ विरोध किया? एक भी जगह, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, किसी भी लीडर ने किसी भी प्रदेश के अंदर कहीं काले झंडे दिखाए गए क्या? कहीं किस तरीके का विरोध किया गया क्या? कहीं पथराव हुआ है क्या? ये काम करने का काम तो इन नामदारों का है। कामदार काम करते हैं, हम लोग तो स्वागत करने का काम करते हैं, हम लोग विरोध नहीं करते। अगर हमने देखा कुछ अभी बीच में व्हाट्सएप ग्रुप पर उस पर IT सेल जो भाजपा की है उन्होंने चलाया था कि टी शर्ट बहुत महंगी टी शर्ट है, इतनी सर्दी में आप टी शर्ट में घूम रहे हैं, तो एक एक कटाक्ष भाजपा की तरफ से किए जा रहे हैं। ये कटाक्ष नहीं किया गया, ये शुरुआत कहीं ना कहीं से उन्हीं के नेताओं की तरफ से हुआ था शुरू, कि ये तपस्वी हैं। आप टी शर्ट में इतने सर्दी में घूम रहे हैं, राहुल जी तपस्वी से जोड़े गए, राहुल जी तपस्या करते हैं, उस तपोबल के माध्यम से उनके अंदर ये इच्छा शक्ति उनकी इतनी मजबूत हो चुकी है, उनका सर्दी कुछ नहीं बिगाड़ती। हमने तो उनकी बात का जवाब दिया था, हम कटाक्ष का काम नहीं करते। उन्होंने भी भाजपा पर कमेंट किया कि उन्हें भाजपा वालों को सर्दी ज्यादा लगती है, हाथ बांध कर रखते हैं, मेरी बातों का जवाब नहीं देते हैं। अभी मैंने भी देखा सोशल मीडिया के एक न्यूज डिबेट के माध्यम से उन्होंने ये बात कही है कि मैं निकलता हूँ एक जगह से, मैं उनकी तरफ को ऐसे करता हूँ, वो हाथ बांधे खड़े रहते हैं। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा
कि वो हाथ बांधे अगर खड़ा है तो व्यक्ति जरूरी नहीं आपके विरोध में खड़ा है। दूसरी चीज है, अब आपने दूसरी लाइन में कहा था मैं हाथ बांधे रहते हैं, मैं उनकी तरफ को ऐसे इशारा कर देता हूं। तो भैया ये कांग्रेस की नीति रहती होगी, क्योंकि जहां पे हाथ बांधे कोई युवा खड़ा है तो युवा के बराबर में उसकी माँ भी खड़ी होगी, बहन भी खड़ी होगी, और माताओं और बहनों के समक्ष हम लोग इस तरीके का कृत्य करके दिखा रहे हैं, तो हमारी नीतियों में वह नहीं आता। फिर भी हमारे लोग तब भी हाथ बांध के उनका स्वागत ही करते होंगे, इस चीज का विरोध नहीं करते। अच्छा, कैराना एक पलायन के मुद्दे को लेकर पूरे देश में हावी रहा था, कैराना पलायन का मुद्दा। जिस समय राहुल गांधी कैराना में आए, वो तो उन्होंने वहां पर एक बात कही कि इस कैराना क्षेत्र में भाजपा वालों ने जहर घोलने का काम किया है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का काम किया है। कैराना पलायन का मुद्दा उन्होंने उठाया है, ये कहाँ तक का जायज था? देखिए, जहां तक की बात कैराना के मुद्दे की है, जहां तक कि कैराना प्लान की बात है, राहुल जी कैराना के अंदर आए, उन्हें आकर के वहां की स्थितियां नहीं देखी, वहां की गरीबी नहीं देखी। उन्होंने वहां आकर के वहां पे खड़े हुए ठेले वाले वो लोग नहीं दिखे जो पिछले 60 साल से जिनके बड़े भी वहीं खड़े थे और आज भी वो गरीबी की स्थिति में वहीं खड़े हैं। उन्हें वह लोग नहीं दिखे, लेकिन अगर उन्हें दिखा तो वहां पे हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा दिखा। जहां तक कि पलायन की बात है, अगर वहां से पलायन हुआ है तो वो हिंदुओं का हुआ है, मुस्लिमों को पलायन नहीं करना पड़ा। आज भी वहां मुस्लिम रह रहे हैं, अभी तो वहां कोई पलायन का मुद्दा नहीं आ रहा। जब विपक्ष की सरकारें थी उस समय पे इतना गुंडागर्दी, इतना अत्याचार एक धर्म विशेष के ऊपर होता था कि वो लोग छोड़ छोड़ कर भागते थे। कहाँ आवश्यकता पड़ती थी चिट्ठियां आने की? आज भी वही कांग्रेस है, आज तो कोई चिट्ठियां नहीं आ रही है। पहले होता था 10 लाख रुपए दो, नहीं देता था व्यापारी, अगले दिन व्यापारी को दिन दहाड़े गोली मारने का कृत्य होता था। तब राहुल जी सो रहे थे, या उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी वह सो रही थी। लेकिन आज अगर चिट्ठी आती है तो अगले दिन पता लगता है उस बदमाश का एनकाउंटर हो गया। उन्हें बड़ा बुरा लगा, क्योंकि मैंने कहा ना आपको पहले भी कहा, नामदार नेता, नामदार नेताओं को तो इस चीज से जलन होगी कि देश के अंदर काम हो रहा है, देश विकास कर रहा है, इसलिए वो इस तरीके की घटनाएं को होता है। तो उनका कहना है कि कांग्रेस तो हर धर्म के लोगों को साथ लेकर चल रही है और भाजपा केवल एक समुदाय के लोगों को किनारा करती है। आज भी भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। हम लोग विकास के मुद्दों पे काम करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देखते होंगे कि 24 घंटे में से 18-19 घंटे काम करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी, जिस दिन से उन्होंने शपथ ली थी, 2017 से लेके 22 तक का काल आपने देखा होगा, और 22 से लेकर के 23 अब चल रहा है, अभी भी आप देख रहे होंगे, एक भी दिन का अवकाश उनका आपको नहीं मिलेगा। उसके बावजूद जो विपक्ष के नेता है वो लोग कभी जाते ही नहीं थे। मुख्यमंत्री कार्यालय कैसा होता है उन्हें पता नहीं था, वो घर से ही काम कर रहे थे, विकास के कार्यों पे बात नहीं करते थे। लेकिन उन आज के जो हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने केवल मुकास के मुद्दे पे काम किया है। और जो धर्म को जोड़ने और तोड़ने की बात ये बार बार राहुल जी के माध्यम से होती है। हम लोग अगर आज के समय में देखें, जितनी योजनाएं हैं, आप जाकर के देखिए योजनाओं के, हमारे अगर तहसील में या ब्लॉक में जाकर के बात करेंगे, सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ लेने वाला मुस्लिम धर्म होगा। सभी लोग वहां पे हैं, उनका भी सम्मान होता है, और सबके साथ सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से होता है। लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, ये जो लोग तरह तरह की भावनाएं लोगों के मनों में उत्पन्न करके देश को तोड़ने का काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर काम करती है। थोड़ा एक सवाल हटके, एक पठान फिल्म आ रही है, उसका भाजपा कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं कि उसमें भगवे का अपमान हुआ है, तो उसमें कहाँ तक जायज है? क्या उसके विरोध होना चाहिए? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म ऐसे ही नहीं बनती, लाखों करोड़ों रुपए लगता है, तो उसका विरोध करना, बाइकआउट करना, तो ये कहाँ तक जायज है? देखिए, चाहे फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड हो या फिर देसी फिल्में हो, हम लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखें। मैं फिल्म निर्माता जो हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, और साथ साथ जो सेंसर बोर्ड है उनसे भी निवेदन करूंगा कि हम लोग पहले चयन कर लें शब्दों का और फिर चयन कर ले धर्मों का। क्योंकि आज के समय में इतनी बुरी स्थिति विपरीत से निकल के आती है कि बार बार एक धर्म को टारगेट करने का काम हम लोग कर रहे हैं, जो कि हम लोग निरंतर देख रहे हैं। मैं बॉलीवुड के लिए बात बोलना चाहूंगा, बॉलीवुड को देखना चाहिए। जितनी भी फिल्में बनेंगी, क्या हमें आवश्यक है क्या कि आप हिंदू धर्म के ऊपर ही बनाओगे? आप बार बार फिल्में बनाते हो। एक पहले फिल्म आने वाली थी गेम ऑफ अयोध्या, उसका भी बजरंग दल और हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध हुआ था। आप तो हिंदू संगठन में भी रहे पहली बार। मैं पूर्व में बजरंग दल का संयोजक भी रहा हूँ, गोरक्षा प्रमुख रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद से जनपद शामली का जिला मंत्री भी रहा हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी के निमित्त कार्य कर रहा हूँ। तब भी उन चीजों को देखते हुए हम लोगों ने विरोध किया था, और निरंतर उस चीज को देखने को मिलता है कि अगर टारगेट होंगे तो हिंदू देव देवता होंगे,
टारगेट होंगे तो हिंदू गुरु होंगे, टारगेट होंगे तो हिंदुओं की मान मर्यादाएं होंगी, टारगेट होगी तो हिंदुओं की बहन बेटियां होंगी, टारगेट होगी तो हिंदुओं के जो भी प्रतीक हमारे होते हैं वही होते हैं। अभी देखिए एक गाना है पठान फिल्म के अंदर, भगवा कलर को मतलब टारगेट करते हुए उन्होंने गाना बनाया बेशरम रंग। किस चीज से जोड़ना चाह रहे हैं आप इस चीज को? तो मेरा सेंसर बोर्ड और निर्माताओं से मेरा निवेदन है कि इस तरीके की फिल्में समाज में ना लाएं जिससे बायकॉट जैसी घटनाएं आए। वरना भी आप देख रहे हैं कि बायकॉट इतना चल चुका है कि 500 करोड़ में बनने वाली फिल्म 70-80 करोड़ में निमट जा रही है। हम नहीं चाहते कि देश का निर्माताओं का नुकसान हो, वो अच्छी स्टोरियां ला करके, समाज सुधारक स्टोरी ला करके फिल्मों को बनाए जिससे देश का उत्थान हो। अच्छा, अगर 2024 की बात करें, 2024 में दोबारा यानी कि फिर प्रधानमंत्री के चुनाव होने हैं, बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई भी आप देख रहे होंगे, बहुत महंगाई बढ़ रही है। तो इस पे कहाँ तक का आप पब्लिक से इस तरीकों को कैसे उसे कन्वर्ट कर पाओगे कि हमने विकास किया मगर महंगाई और बेरोजगारी ये तो मेन मुद्दा माना जाता है, कहाँ तक का आप 24 में उसको लिए सफल हो पाओगे? देखिए, जहां तक कि हम महंगाई, बेरोजगारी और इस तरीके की बातों की विषयों पर बात करें, तो हम देखते हैं कि एक व्यवस्था जो 60 सालों से बिगड़ी पड़ी थी, 1947 1947 में देश आजाद हुआ, और 1947 से लेकर के अगर हम 2017 तक की बात करें, 2014 तक की बात करें, तो देश की स्थितियां ऐसी थी, चलने के लिए रोड नहीं थी, पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, घंटों में बिजली आती थी, हफ्तों में बिजली आती थी। अगर गांवों के हालात देखते थे जाके पता लगता था कि आज दिन का हफ्ता है, आज रात का हफ्ता है। अगर पानी की बात होती थी तो पानी 4 बजे आएगा जो उसके बाद में आना बंद हो जाएगा, लोग बाल्टियां लेके खड़े होते थे। रोड पे प्रचलन में था, कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, शामली जनपद का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश के लिए मोस्टली कहा जाता था कि यहाँ पे रोडों पर गड्ढे नहीं है, गड्ढों के अंदर छोटी छोटी रोड बनी हुई थी, और ये पूरे देश के हालात थे। लेकिन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, और जब से केंद्र के अंदर सरकार आई है, आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा रोड बनने का काम अगर किसी सरकार में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और अगर बिजली व्यवस्था की बात करें, अगर विकास को हम लोग टारगेट करें, विकास में क्या होता है, पानी अच्छा हो, रोड अच्छा हो, बिजली व्यवस्था अच्छी हो, इन चीजों को देखें तो आज रोड सभी सर्वोत्तम है। अगर हम बिजली व्यवस्था की बात करें तो लोग भूल गए हैं कि रोडों, घरों के अंदर बिजलियां भी भागती है, इन्वर्टर यूज करना भूल गए हैं। 22 घंटा, 23 घंटा, 20 घंटा सर्दियों में लाइट आ रही है, गर्मियों में लाइट आ रही है, लोगों को पता ही नहीं है। वरना पहले होता था कि खेतों के अंदर जाते थे लोग रात को, कि रात को ही लाइट आएगी, नहीं आती। लाइट की बात करें तो अभी जब चुनाव हुए मुख्यमंत्री के यूपी में, तो मैनिफेस्टो में था कि हम किसानों को बिजली मुफ्त देंगे। अब तक का तो सभी के बिल आ रहे हैं, बिजली मुफ्त वाला जो वादा था वो तो अब कहीं दिख नहीं रहा। देखिए, जहां तक का शीर्ष नेतृत्व की बात है, शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा मैनिफेस्टो में रखा था, और उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयासरत हैं किस तरीके से किसान की आय और किसान का जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ करके उनका सम्मान कर सकें, किस तरीके से आकर के उनकी आय में वृद्धि हो सके, किस तरीके से उनके ऋण की, अभी देखा होगा आपने, अभी ऋण माफी का भी माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इस चीज का भी बोला है कि उनका कर्ज भी माफी होगी। और जहां तक विद्युत की बात हम करें, बिलों की बात करें, तो जल्दी इस चीज के लिए भी बेहतर कदम माननीय मुख्यमंत्री जी उठाएंगे, मेरा पूर्णतः विश्वास। गन्ना भुगतान की बात करें तो गन्ने किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, गन्नों का पेमेंट नहीं हो पा रहा। मिल यानी कि मिल इस तरीके से हठधर्मिता दिखा रहे हैं कि किसान गन्ना डाल रहा है मगर पेमेंट पिछले साल का भी और इस साल का भी बकाया है। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? जहां तक गन्ना भुगतान की बात करते हैं, तो जब हम 2017 से पहले जाएं तो उस समय गन्ने का भुगतान इतना सरकार के ऊपर बकाया था, पहले उसे पूरा करना जरूरी था। अगर आप सरकार के 5 साल का आंकड़ा उठाओगे तो मेरा पूर्णतः विश्वास है, और ये काम बोलता है, ये कागज बोलेंगे, आप देखेंगे और जाकर के मिल का एस्टिमेट उठा करके देख लो, या फिर राज्य सरकार की जो पुस्तकें होंगी जिसके अंदर एस्टिमेट लिखा होगा वो जाके देख लो, समस्त राज्य सरकारों से ज्यादा भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप एक बार चेक कीजिएगा। उसके बावजूद भी अगर कुछ भुगतान रहे हैं, कुछ मिलों का ऐसा समीकरण निकल के आया था जिसके विषय में महंत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के पास में इस चीज का विषय गया था, उस पर भी उन्होंने जल्दी ही जो भुगतान है उन्हें करने के लिए वो प्रयासरत है, और मेरा विश्वास है ये भी जल्दी भुगतान निस्तारण होगा। तो ये हमारे साथ थे संदीप शर्मा जी। हमने इनसे विभिन्न मुद्दों पर बात की, भारत जोड़ो यात्रा पर बात की, महंगाई पर बात की और सभी तमाम मुद्दों पर इनसे बात की। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।